नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल का खास कार्यक्रम शख्सियत के आज के कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं उस पार्षद से, उस कांग्रेस नेता से जिसका दबदबा बीते 25 वर्षों से 2.5 दशक से यहाँ की नगर पालिका में दबदबा रहा है। लगातार 1994 से वे अपने वार्ड में जीतते आ रहे हैं। कुलदीप निगम जी आज हमारे बीच है, स्वागत है आपका। नमस्कार लालवानी जी, आपके स्टूडियो में आपने बुलाया उसके लिए धन्यवाद। कुलदीप निगम जी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। 1994 में इन्होंने पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा था और 2 वार्ड हैं, वार्ड नंबर 24 और वार्ड नंबर 25। ये अदला बदली करके वहाँ से लड़ते रहते हैं। सुरक्षित सीटें इन्होंने अपने लिए रखी हुई हैं, जहाँ से सामान्य सीट होती है वहाँ से ये चुनाव लड़ते हैं और दोनों ही वार्डों में इनका बराबर का दबदबा रहा है। एक बात और खास करने योग्य ये है कि 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कुलदीप निगम जी लगातार जीत दर्ज करते रहे हैं और परिषद में भले ही भाजपा का अध्यक्ष बैठा हो, लेकिन इनकी कुर्सी न कोई हिला पाया। क्या कारण है? लगातार आप 25 सालों से अकेले पार्षद होंगे। आप शहडोल संभाग के तीनों जिलों की अपन बात कर लें, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर में जितने भी निकाय हैं, लगभग 2 दर्जन 2.5 दर्जन निकाय हैं, वहाँ पर आप अकेले ऐसे पार्षद हैं। लालवानी जी, मैंने सन 1994 में पहला चुनाव लड़ा था। मुझको कोई अनुभव नहीं था, लेकिन मतदाताओं का प्यार, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उसके कारण मेरे खिलाफ उस समय के भारतीय जनता पार्टी के बड़े सशक्त नेता खड़े हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र श्रीवास्तव जी, और उसके साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी थे अजय अवस्थी जी। शायद उस चुनाव में मुझको बड़ा भय था, क्योंकि पहला चुनाव था, लेकिन उसके बाद मतदाताओं का स्नेह मिला, प्यार मिला और मैं लगातार फिर जीतता चला आया। जीतने के क्रम में मैंने वहाँ पे सिर्फ इसलिए मतदाताओं का प्यार जीता कि मैंने वहाँ पे लोगों को की गरीबी देखी और उन गरीब लोगों के लिए शासन की योजनाओं का जितना अधिकतम लाभ हो सकता है वो अधिकतम लाभ वहाँ के लोगों को दिलाया। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो एक वहाँ पे कट्ठी मोहल्ला कहलाता, जहाँ पैदल नहीं चल सकते थे, तो सबसे पहले उसको डामरीकरण कराया। वो आज भी सड़क मौजूद है, डामरीकरण हुआ। और वहाँ पे जितना गरीब तबका है उन गरीब तबकों का नाम बीपीएल में जोड़ के जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे और उनका पट्टा बनवाया। शासन की शासकीय भूमि थी तो उनका पट्टा बनवाया। और मैंने वहाँ पे गरीबी देखी भी है। जिस समय उनको शुरू में 150 रुपये महीना पेंशन मिलती थी, तो जब 150 रुपये महीना पेंशन मिलती थी तो वो गरीब के चेहरे की मुस्कुराहट मैंने देखी है कि वो उस दिन पैसा पाता था तो वो अपने घर में चावल और लाल भाजी खा लेता था, राशन का चावल और लाल भाजी, और दिवाली का जश्न मना लेता था। वो ही उसकी दिवाली होती थी। तो उन लोगों का आशीर्वाद, उनकी दुआ मुझको मिली और उस दुआ के सहारे मैं निरंतर आगे बढ़ता चला गया। लगभग 2.5 दशक हो गए। 1994 में आपने पहला चुनाव लड़ा था। लगभग कितनी उम्र रही उस समय? उस समय मेरी उम्र रही 38 वर्ष। 38 वर्ष उम्र थी। हाँ। तब का परिदृश्य और अब का परिदृश्य, उस समय जिला था, बाद में संभाग भी बन गया। आप उस समय कांग्रेस की सत्ता रही होगी प्रदेश में, बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आपने वो काल भी देखा, ये काल भी देखा है। मैंने तो ये इस काल को, आखिरी चुनाव जो अभी मैंने लड़ा था सन 2017 का जी, तो मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जब इस सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे वार्ड में रोड शो किया। अच्छा। और रोड शो करके ये कहा ये कुलदीप निगम कौन है, इसको चुनाव हराओ। बिल्कुल। और उन्होंने पुरानी कृष्णा होटल के सामने से और मिट्ठू बाड़ा होती हुई 3 जगह उन्होंने मीटिंग की। तो उस दिन हमको ये लगा और मैंने अपने मतदाताओं से कहा कि हमारे लिए तो गर्व की बात है कि सूबे का मुख्यमंत्री एक पार्षद का विरोध करने के लिए आ रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए शर्म की बात है कि वो एक पार्षद के चुनाव में अपनी भागीदारी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक शर्म की बात है। और मुझको तो ये ताज्जुब लगा कि पार्षद के चुनाव में हमारे यहाँ सिंधी समाज के मतदाता बहुत ज़्यादा हैं। राधा आश्रम भी बना हुआ है, जगवानी परिवार है, तमाम मतदाता हैं। करीब हमारे यहाँ 250 मतदाता सिंधी समाज के। उसके लिए माननीय अशोक रोहानी जी को बुलाया गया
प्रत्याशी भी शायद रोहरा जी थे। रोहरा जी थे, तो रूहानी जी भी आए, उन्होंने राधा आश्रम में मीटिंग की, जहाँ जहाँ सिंधी समाज के लोग रहते हैं सबके घरों में मीटिंग की। यहाँ प्रभारी मंत्री थे राजेंद्र शुक्ला जी, राजेंद्र शुक्ला जी ने भी वहाँ 7 मीटिंग ली। तो मुझको ये लग रहा था कि इतने बलशाली नेता जो प्रदेश के एक अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण विभाग के प्रभारी मंत्री थे और जिनका इतना वर्चस्व है, हाँ, प्रदेश की दशा और दिशा तय करते हैं जो लोग, वो मेरे व्यक्तिगत चुनाव में विरोध करने आए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ अपने वार्ड के, चाहे 24 नंबर हो चाहे 25 नंबर, 25 नंबर से गीता खरे जी को लड़ाया था दोनों वार्डों से, और मैं 24 नंबर में तो सबसे ज़्यादा वोट से आपकी बार ही जीता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 600 वोट से जीता। जब माननीय मुख्यमंत्री जी विरोध करने आए तो हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि हर मतदाता को जितना मैक्सिमम योजनाओं का लाभ दे सके। और मैं एक बात गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने इस 25-27 साल के कार्यकाल में मैंने किसी से कभी 1 रुपया नहीं लिया। मैंने अपने जेब का हो सकता है दिया हो, लेकिन मैंने कभी किसी से लिया नहीं। योजनाओं का निःशुल्क अधिकतम लाभ लोगों को दिलाया है। अब मुझको एक आत्मसंतुष्टि है कि मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छे ढंग से किया है। मैं इस मामले में आत्मसंतुष्ट हूँ। 1994 में जब आपने पहला चुनाव लड़ा था उस समय आप 200 वोट से जीते थे। दोबारा जब चुनाव आया तो 10 वोट आपके और बढ़ गए। हाँ, 210 हो गया। हाँ, उसके बाद 235, उसके बाद आपने 780 वोट से बीजेपी की प्रत्याशी कुल 58 वोट पाई थी, 58, और हम पाए थे 838। आपकी जीत का जो दायरा था वो लगातार बढ़ता चला गया। तो ये मतदाताओं का स्नेह है और मैं तो मानता हूँ कि देवी देवताओं का आशीर्वाद, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, और सबसे बड़ा तो मतदाताओं का आशीर्वाद था कि उन्होंने इतने प्रभावशाली लोगों के आने के बाद भी उन्होंने मुझको बिल्कुल अपना परिवार का करीब 23 साल हो गए। 1994 से बात करें तो 23-24 साल हो गए। अब 1 साल बचा है चुनावों में। इस 24-25 सालों में एक पीढ़ी जो थी वो दूसरी आ गई। जो बच्चे आपके सामने उस समय पैदा हुए होंगे आज 25 साल के हो गए। तो काफ़ी लोग जो है आपके वार्ड के ही मान लें या जो आपको जानते हैं, अब तो उपाध्यक्ष भी है नगर पालिका में। तो जो कांग्रेस से आपने पार्षद का चुनाव लड़ा, उसके पहले क्या कांग्रेस में थे? राजनीति का शुरुआत मैं देखिए, मैं 87 में मैं बना व्यापारी संघ का अध्यक्ष और मैंने व्यापारियों की समस्याओं को लेके तमाम आंदोलन किए और शहर इस बात का गवाह है। और उसके पीछे मैंने तमाम मुकदमे भी झेले। मेरे ऊपर 8 मुकदमे चले, लेकिन चूँकि मेरा व्यक्तिगत हित कहीं पे नहीं था, मैं उन व्यापारियों के हितों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए लड़ता रहा जिनके साथ जबराचार होता था। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि शिष्टाचार ठीक है लेकिन जबराचार गलत है, उसको लेकर संघर्ष किया। 91 में मुझको उस समय के कांग्रेस के बड़े प्रभावशाली नेता दलबीर सिंह जी थे, उन्होंने मुझको कांग्रेस में शामिल किया। उन्होंने ही मुझसे कहा कि नहीं, तुमको कांग्रेस में रहना। और जिस दिन उन्होंने शामिल किया उस दिन शिव कुमार नामदेव जी के घर की बात है। उस समय राजेश्वर नाथ उदानिया जी भी वहाँ पे थे, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी थे, दुर्गा यादव जी ख़त्म हो गए, वो सब लोग थे और उन्होंने मुझको कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। तब से मैं निरंतर कांग्रेस में हूँ। 23-24 साल हो गए लगभग आपको परिषद में रहते हुए। आपने जब नगर पालिका शहडोल मुख्यालय की बात करेंगे तो नगर पालिका का क्षेत्र बहुत कम था, उतना विकास नहीं हुआ था। अभी जो बीते 1-1.5 दशक में जो विकास हुआ है, शुरू में जब 94 में हम लोग बने थे तो नगर पालिका के पास बड़ा सीमित बजट हुआ करता था। उस समय ये हुआ करता था कि प्रदेश की राजधानियों में सारा पैसा आता था और जो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर वहाँ के जो प्रभावशाली नेता होते थे अधिकतम फंड अपने यहाँ ले जाते थे। बिल्कुल। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक नीति बनाई कि पैसा सीधे जिला मुख्यालय को भेजा जाने लगा। जिला मुख्यालय को जब भेजा जाने लगा तो वो राशियाँ 99 के बाद से वो राशियाँ नगर पालिका को मिलने लगी, जिससे डेवलपमेंट के काम
और विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत अच्छे ढंग से चलने लगा। आप अपने कार्यकाल से और नगर पालिका के अब तक के विकास से संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है कि क्या क्या यहाँ बाकी रह गया है, क्या होना चाहिए? विकास एक सतत प्रक्रिया है जिससे कोई संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज की तारीख में शहडोल में संभागीय मुख्यालय होने के कारण यहाँ पे बहुत सी चीज़ें होना चाहिए थी जो आज नहीं है, और जो है भी उसका उपयोग नहीं किया जा रहा। जैसे पिछली परिषद में स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए लोकल बस की व्यवस्था की गई थी, लेकिन आज 3-4 साल से वो बसें नए बस स्टैंड में जो नगर पालिका कैंपस है वहाँ पे खड़ी हुई हैं। मेरा कहना हमेशा से ये रहा, और इस इशू को हर बैठक में मैं खुद उठाता हूँ, जबकि मैं उपाध्यक्ष हूँ, मुझको इशू रेस नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने उठाया कि क्या कारण है कि हम बसों की किस्त तो जमा कर रहे हैं बैंक में, लेकिन बसों को संचालित क्यों नहीं किया जा रहा? हम अपने क्षेत्र की जनता को ये सुविधा क्यों नहीं देना चाहते हैं? आज ऑटो का किराया लोग 100-100 रुपये देते हैं। आपने ये प्रयास किया, उसके बाद भी क्यों नहीं हो पाया? आपको क्या लगता है? देखिए, जो पद पर बैठा हुआ, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए नगर पालिका में जो लोग हैं, उनके पास इसका एक विज़न होना चाहिए, उनके पास एक सोच होनी चाहिए कि हम अपने क्षेत्र की जनता को क्या बेहतर सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। जब सोच ही नहीं होगी तो लाख बोलने बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी तो उस व्यवस्था का एक हिस्सा है। वो उस व्यवस्था के हिस्सा हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक्ट में जो प्रोविज़न है, एक्ट में उपाध्यक्ष एक सुगंधित सुपारी है, एक मूर्ति है, उसके पास अधिकार नहीं है। यहाँ तक अधिकार नहीं कि हम पीआईसी के मेंबर नहीं हैं, हमको पीआईसी के लिए उसकी पात्रता नहीं है, तो हम तो इश्यूज को उठाते हैं, पत्र लिखते हैं, मीटिंग में मामला, अभी पिछली मीटिंग में ही मैंने उठाया था कि एक बीच बड़े जोश खरोश के साथ माननीय अध्यक्ष जी, इस समिति के सभापति लोहानी जी बसों में निकले और पूरा लाइव टेलीकास्ट किया गया कि भैया आज से बसें चालू। चौथे दिन से बस बंद है। तो मैंने पूछा, भाई क्या हो गया, क्या कारण है कि आप इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे? इस शहर के लोगों की आवश्यकता है, शहर बहुत बढ़ गया है, इस शहर में यदि लोगों को सोच की कमी है, आपको क्या सोच लगता है? की कमी है। जब सोच ही नहीं होगी तो आप इसके पहले की परिषदों में भी आप रहे हैं, हालांकि लगातार इसके पहले जगवानी जी थे, उसके पहले भाजपा के ही लगातार अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप विपक्ष में बैठे हैं क्योंकि 25 सालों से हैं ही हैं आप। मैं इस दौरान आपके कार्यकाल, बस की बात अपन छोड़ दें तो उसके अलावा भी बहुत सारे घोटाले हुए, मतलब जिन घोटालों की आवाज़ आपको विपक्ष में रहने की नैतिक जिम्मेदारी उठाकर उसको उठाना चाहिए था, आपने नहीं उठाया। हमें ऐसा लगता है, लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर एक नालंदा होटल है, उसका मामला ले लें, चाहे मॉडल सड़क का ले लें, चाहे उसका पार्क का मामला ले लें, ऐसे कई यहाँ पर हैं जो बड़े घोटाले हुए। मोहन राम तालाब के सौंदर्यीकरण का मामला ले लें। कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में लोगों ने आपको बैठाया तो जिम्मेदारी तो दी, लेकिन आपने उस हिसाब से उठाया नहीं ना, आपके साथियों ने उठाया। विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कैसे किया? महेंद्र सराफ जी हमारे माननीय अध्यक्ष जी थे, उन्होंने यहाँ पर एक यात्री का नाका लगाया, कहाँ पे? गुरुद्वारा बैरियर में। और इधर जब परिषद में उन्होंने ज़बरदस्ती उस संकल्प को पारित करा लिया, बहुमत था ही, करा लिया, तो उसके खिलाफ याचिका हम ही लोगों ने दायर की थी कलेक्टर के यहाँ। अब बाद में वो यात्री का नाका समाप्त हुआ। क्यों समाप्त हुआ? उसमें 2 तरह की पर्चियाँ कटा करती थी, एक असली एक नकली। तो जब ये सारी चीज़ें कलेक्टर के यहाँ याचिका लगाई तो कलेक्टर ने उस आधार पर, तो आप असली के पक्ष में थे कि नकली के पूरे के खिलाफ थे? मेरा कहना था कि यात्री का नाका होना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए जब हमको शासन से यात्री का नाका की हमको क्षतिपूर्ति मिल रही है, तो एक चाहे वो बस ओनर हो, बस ओनर भी वसूलेगा किससे? पैसेंजर से, यात्रियों से। तो एक व्यक्ति के ऊपर एक ही तरह का 2 बार कर क्यों लगे? ये तो चलिए ठीक है, हम मान गए कि आपकी अब इसके बाद भी हमेशा समय समय पर इस मामलों को उठाया गया। प्रश्न इस बात का है कि जब हम लोग इस मामले को उठा के शासन को भेजते हैं तो एक बड़ी विडंबना है कि हम चूंकि कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, तो जब हमारे लेटर पैड में हमारा मोनो जाता है तो उसको देख के ही हमारा कागज़ दबा दिया जाता है। उस पर जांच, कुछ विषयों पे जांच हुई, जैसे ईओडब्ल्यू में जांच हुई,
कहाँ की बाणगंगा पार्क की, मोहन राम तालाब की जांच चल रही है। ये जांचें हुई तो ये मामला उठाया गया कांग्रेस का ही था, कांग्रेस के लोगों ने इस मामले को उठाया। हमारा साफ कहना है कि आप डेवलपमेंट करिए लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त विकास होना चाहिए। इस बात को लेकर तो हम लोगों ने इस परिषद में भी लड़ाई लड़ी है, घेराव किया है। पिछले साल आप लोगों की लड़ाई जो थी नवंबर में और दिसंबर में जो चली, वो तो पूरे शहर ने और सबने देखा। पहले आपने विश्वास लाया, बाद में उन्होंने विश्वास लाया, तो दोनों विश्वास कहते हैं कि बंद कमरे में सब सेट हो गए, आप भी खाओ हम भी खाओ। बात ये होता है, हमारे नगर पालिका एक्ट में प्रोविज़न है कि 3/4 बहुमत से ही अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। हमारे पास कुल 15 पार्षद कांग्रेस के हैं, 2 निर्दलीय पार्षदों का समर्थन है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग वोट पाए 23। चूंकि हम 3/4 मेजॉरिटी नहीं ला सकते। बिल्कुल। और देखिए, अविश्वास खाली हटाने भर की एक प्रक्रिया नहीं है। कहते हैं कि उस समय जब ये अविश्वास की बात चली थी तो अगुवाई भाजपा के पार्षद कर रहे थे, आप लोग तो जबरदस्ती सेहरा बांध लिए अपने सर पे। देखिए, उन्होंने पूरे वोट उधर दे दिए जो उससे असंतुष्ट थे, आप लोग तो अध्यक्ष के पक्ष में वोट कर दिए। सुनिए, 23 वोट तो मिले अविश्वास में, उनके वोट आप अपने खाते में तो 17 वोट तो हमारे थे, 6 वोट ये तो कैसे कहा जा सकता है? 17 वोट हमारे इसलिए थे कि हमारे वोट अगर कम होते तो 6 बीजेपी के वोट जो हमको मिले वो कैसे मिलते? ये भी तो हो सकते हैं कि बीजेपी के ज्यादा हों। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब मैं उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा उस समय 13 कांग्रेस के पार्षद थे, 2 पार्षद बाद में कांग्रेस में ज्वाइन किए, तो मुझको 26 वोट मिले। तो वही जो पैक्ट था ना, शुरू से कहते हैं कि वही पैक्ट चलता आ रहा था, आप अध्यक्ष बन जाओ मैं उपाध्यक्ष बन जाऊँ। आपको तो मैं बतला रहा हूँ, उस दिन तो देखिए मेरे लिए बड़ा खराब दिन था। उसी दिन मेरा छोटा भाई 10 बजे ख़त्म होता है, मेरे पास खबर आती है, हॉस्पिटल लेके जाते, मैं चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। लेकिन हमारे यहाँ राकेश कटारे जी ने हमको बहुत दबाव दिया कि नहीं, नॉमिनेशन भर के आओ। मैंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि ऐसा हादसा हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं मुझको उन भाजपा के पार्षदों का भी तो सहयोग मिला। बिल्कुल। और वर्तमान समय में भी जो ये अविश्वास आया था, इसमें सबसे अग्रणी भूमिका अगर किसी ने की थी तो वो थी प्रभात पांडे जी की। प्रभात पांडे हमारे कांग्रेस के बड़े अच्छे लीडर हैं और उन्होंने इसकी शुरुआत की, और क्यों की उसका भी एक कारण था। हम ये जानते थे कि हम इसमें सफल नहीं होंगे, लेकिन लोकतंत्र में अविश्वास लेकर आना, उससे हम पब्लिक में एक संदेश देना चाहते हैं कि इनके फेलुअर के कारण, इनके काम न करने के कारण हम अविश्वास लाए। आपके खिलाफ भी तो 31 दिसंबर हमारे खिलाफ उन्होंने एक काउंटर करने की कोशिश की कि बोले ऐसा करो, इनके खिलाफ भी ले आओ तो हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि 3 तारीख की वोटिंग में 23 वोट जब मिल रहे हैं हमको, तो उन्होंने सोचा कि इनको हम नहीं हटा सकते, तो उन्होंने विड्रा किया। अब विड्रा तो हो नहीं सकता था, विड्रा किया तो भाई गोली बंदूक से निकल गई तो वापस नहीं आएगी। अविश्वास आपने एक बार कलेक्टर को दे दिया तो उसकी प्रक्रिया हुई, लेकिन उसमें फिर इन लोगों ने किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उस मतलब जो मीटिंग होनी थी अविश्वास की, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो हमारा अविश्वास समाप्त हो गया। तो इन्होंने इस चीज़ को देखा कि जब इतने लोग आ ही नहीं सकते, 23 वोट हम पा रहे हैं बिल्कुल अध्यक्ष जी के अविश्वास वाले में, तो इतना तो तय है कि वो नहीं पा पाएंगे। तो हमको तो कुछ वोट बढ़े ना अविश्वास में भी। ये उससे एक संदेश जाता कि अध्यक्ष जी की कार्यशैली से कांग्रेस प्लस बीजेपी के लोग भी असंतुष्ट थे, लेकिन बीजेपी के जो फिर वही आ गए थे राजेंद्र शुक्ला जी, उनका संगठन, उनके प्रयासों से वो, नहीं तो मैं तो समझता हूँ अगर वो ना आ रहे होते तो शायद ये अविश्वास सफल भी हो जाता। अध्यक्ष की कुर्सी पे आप बैठ सकते थे। मैं तो बैठ ही नहीं सकता था, महिला ही बैठती, क्योंकि महिला आरक्षित पद है। हमको तो बैठने की पात्रता ही नहीं थी।
मतलब पर्दे के पीछे से आप अध्यक्ष रहते हैं और पर्दे किसी के- को बैठा देते, क्योंकि दबदबा तो आप ही का है। देखिए ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे यहाँ जितने पार्षद हैं ज़मीन से जुड़े पार्षद हैं। जितेंद्र सिंह जी 2-3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। प्रभात पांडे जी, उनकी माँ थी पिछली बार, आपकी बार वो हैं, और वो भी 600 वोट से कम से नहीं जीतते हैं। हमारे यहाँ सुफियान भाई है, 630 वोट से जीता था। घनश्याम जायसवाल है। हमारे जितने पार्षद हैं सब वरिष्ठ पार्षद सब वरिष्ठ हैं, और जो नए भी आए हैं उनके अंदर काम करने का जुनून है। और आपको हम ताजुब बताते हैं कि एक दानिश भाई करके हैं, वो तो शायद चुनाव के बाद से, चूँकि उनकी मेहनत करते हैं, उनको रजिस्ट्री का काम है, तो उसमें उनको ठीक पैसा मिलता है। 1-2 लाख रुपए अपने जेब का लगा चुके होंगे। कोई गरीब आया, मर गया, पैसा नहीं है, लो 2000 ले जाओ। अभी की बात करें तो शहडोल नगर पालिका मुख्यालय की नगर पालिका है और पर्याप्त टैक्स भी आता है और शासन से भी पर्याप्त बजट आता होगा। अपन पिछले बार का आकलन कर लें और इस बार का आकलन कर लें तो उस हिसाब से विकास यहाँ पर नहीं हो रहा है, और इसमें अध्यक्ष और सीएमओ और आपके बीच जो तनातनी है, कोई इस तरफ गेंद तो कभी इस तरफ गेंद, लगातार जो सीएमओ इसके पहले थे अमित तिवारी से पहले, तो उनकी अध्यक्ष से नहीं बनी, कभी आपसे नहीं बनी। अब तो काफ़ी मधुर संबंध है, कहते हैं कि इस समय 2 खेमे बने हुए हैं, एक सीएमओ और उपाध्यक्ष का, और एक तरफ अध्यक्ष है। मामा भांजे की इधर गणित चल रही है और उधर अध्यक्ष जो है वो हैंगिंग गार्डन लेके घूमती हैं, हैंगिंग गार्डन में जाती हैं और जाके वहाँ देखिए, उद्घाटन अकेले कर लेती हैं। मन भेद किसी से नहीं होता और ना मतभेद होता। मतभेद होता कार्यशैली को लेकर। उर्मिला कटारे जी के से मेरे पारिवारिक संबंध, लेकिन राजनीतिक मतभेद तो है। राजनीतिक मतभेद कहाँ से बनते हैं? कार्यशैली से बनते हैं। तो मतभेद है। हमारा भी यही कहना है कि 3 करोड़ रुपए संपत्ति कर हमारा बकाया है, क्यों वसूली नहीं होती? हमारा यह कहना है कि 1.5 करोड़ रुपए किराएदारों के ऊपर बकाया क्यों वसूली नहीं होती? कितनी कमियां हैं आपके हिसाब से नगर पालिका में अभी जो गलत हो रहा है? नगर पालिका में जो सही होना चाहिए। नगर पालिका आज भी मैं कह रहा हूँ कि यदि एक दृढ़ इच्छा शक्ति रख ले तो उसकी खुद की रेवेन्यू इतना है कि हम डेवलपमेंट बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। कहते हैं शहडोल शहर में जितना अवैध अतिक्रमण है, नजूल की भूमि पर जितना अतिक्रमण हुआ है, तालाब पर अतिक्रमण हुआ है, अखबारों की कतरनें और शिकायतें बताती हैं ये कि समय पर जो लोग शिकायत करते हैं उतना किसी और शहर में नहीं है अतिक्रमण। आपने तो शुरू से देखा होगा, 25 साल आपको हो रहे हैं और उसके पहले भी शहडोल में रहे हैं। अतिक्रमण हर जगह है और तालाब तलैया के ऊपर निश्चित बात है कि बहुत से लोगों ने मकान बना लिए और बहुत से लोगों को मैं तो कहता हूँ प्रशासन ने ही लीज में दिया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जेल बिल्डिंग के आसपास जो तलैया थी उसको लीज किसने दी है? प्रशासन। ऐसे बड़े कितने अतिक्रमण होंगे आपके हिसाब से? मैं तो कहता हूँ कि अगर अतिक्रमण देखा जाएगा तो अतिक्रमण तो सैकड़ों है। हम लोग छोटे थे, मॉडल बेसिक स्कूल पढ़ने जाते थे, तो शंकर टाकीज के बगल में तलैया थी जहाँ आज प्रेस क्लब भी बन गया, वहाँ भी थी और लोगों ने मकान बना लिए। तलैया तो है ही नहीं है वहाँ। मतलब यह हम नहीं, आम आदमी देख रहा। तो एक मतलब सामाजिक इसके कार्यकर्ता के लिए हिसाब सबसे से बड़ा एक प्रशासन को, देखिए हीरालाल त्रिवेदी जैसे लोग थे, जब तक प्रशासन इसमें अपनी भूमिकाओं का निर्वहन, हमारे पास अधिकार इतने नहीं है नगर पालिका के पास कि हम किसी का मकान जाके तोड़ दें। वो पावर हमको कौन देगा? प्रशासन देगा। यदि प्रशासन उसमें सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा तो नगर पालिका का अमला उसके साथ मिलकर उसमें अपनी भागीदारी करता है। अतिक्रमण नो डाउट बहुत है, नाले के ऊपर बड़ी बड़ी दुकानें बन गई। कहते हैं अभी पीछे 3-4 दिन पहले ही आपके घर के सामने एक तालाब रहा करता था, वो भी पाट दिया गया। बिल्कुल, मैंने तो खुद ही देखा है। अब नहीं है वो तालाब। 5-6 दिन, एक हफ्ते के अंदर की बात है, एक सप्ताह में वो तालाब गायब हो गया। 4 दिन पहले के अंदर, ठीक है, तो वो तो प्रशासन को उसमें कार्रवाई करे। प्रशासन उसमें क्या कार्रवाई करता है? कहते हैं कि आपके जो लोग हैं, आपके वार्ड के लोग हैं, 24 और 25 जो वार्ड हैं, वहाँ पर आंखें मूंद लेते हैं वोट बैंक के कारण। वहाँ सही हो चाहे गलत हो नहीं देखते आप। क्या है, मेरा एक रूटीन में 10:30 बजे रात घर आ जाता हूँ। अब 12-1 बजे रात में बाहर क्या हो रहा है? दूसरे दिन तो दिखा होगा। दूसरे दिन दिखा, बिल्कुल दिखा। तो उसको मैंने देखा भी,
कल वहाँ जब पटवारी लोग आए जांच करने तो वहाँ भी गया मैं, तो वहाँ पटवारी को उन लोगों ने अपने कागज दिए जिनको शिकायत करना था, शिकायत किया। हम इस मामले में निर्णय लेने वाले हम तो कोई नहीं विपक्ष की है। भूमिका भी आपने नहीं निभाई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ कब्जा कर लिया, कम से कम कांग्रेस का होने के नाते। देखिए वहाँ पे सबसे बड़ी चीज कार्रवाई न कुलदीप निगम को करना है ना भारतीय जनता पार्टी के नेता को करना है, कार्रवाई तो जिला प्रशासन में बैठे जो महत्वपूर्ण पद पर लोग हैं उनको करना है। अगर हम कहते हैं न्यायालय में हत्या का केस गया तो फैसला कुलदीप निगम नहीं करेगा, वहाँ के मजिस्ट्रेट और जज करेंगे। तो यहाँ इसके लिए मजिस्ट्रेट और जज कौन बैठा है? जिला प्रशासन बैठा है, वो करे कार्रवाई। कहते हैं जब जब ऐसे पेश फंसते हैं, चाहे अतिक्रमण किसी भाजपा का नेता फंसता है या अध्यक्ष की बात करें, विश्वास आया, उसके पहले जब भी आया, उसके बाद नगर पालिका के जो ठेके निकलते हैं तो थोक में कांग्रेसी पार्षद इस समय लगभग कांग्रेसी पार्षद ठेकेदारी कर रहे हैं और भाजपा वाले किनारे बैठे हैं। देखिए ना तो कोई पार्षद ठेकेदारी करता, एक भी पार्षद का नाम आप नहीं बता सकते हैं जो ठेकेदारी करता, ना सत्ता पक्ष का ना विपक्ष का पार्षद। ऑन रिकॉर्ड तो कोई नहीं करेगा क्योंकि दूसरों के नाम पे ठेका, वहाँ पर मौके पे खड़े रहते हैं, हिसाब किताब करते हैं, बिल पास हिसाब करवाते किताब हैं, नहीं करते, बिल पास करवाने में खड़े रहते ये हैं। देखा करते हैं कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। वो लोग मौके पे जाके ये देखते हैं गुणवत्ता सही है कि नहीं है, वो लोग ये देखते हैं। मतलब इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि हाँ, कहीं ये जरूर देखते हैं कि अगर मान लीजिए मेरा मित्र कोई ठेकेदार है तो उसका टाइमली पेमेंट निकल जाए। पूर्व के पार्षदों ने, अध्यक्ष ने जो गलती की हैं वो गलतियां नहीं दोहराई रहे हैं, काम तो कर रहे हैं। लेकिन पूर्व के पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, देखिए बहुत सी चीजें ऐसी जिसको अपन नहीं बोलना चाहते हैं। और एक बात ये तय मान के चलिए, मतदाता से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होता। उसी मतदाता ने जिसने जैसा किया उसको वैसा रिजल्ट दे दिया। नहीं तो खड़े नहीं हुए चुनाव में अध्यक्ष, जो आ तो भाजपा की ही परिषद गई ना। सुनिए आ गई, लगातार आप लोग आरोप लगाते जाते हैं कि भ्रष्टाचार हो जाए, लेकिन चुनाव होता है तो फिर आप लोग किनारे हो जाते हैं। तो चुनाव में हारा ना, उसको जनता ने जवाब दिया। लेकिन आप लोग को भी तो कुर्सी नहीं दी गई ना, क्योंकि आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे थे। सुनिए विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। सवाल देखिए क्या होता है, जब मैं आपको बतला रहा हूँ, जब माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से लेके और सारे लोग, आपको तो लोग इसीलिए चुन लेते हैं, आप ऐसे आंखें मूंद लेते हैं, कुछ भी कर ले आपके वार्ड का तो आपको वोट तो देगा ही देगा। बाकी जगह क्यों नहीं आ रहे अध्यक्ष में आपके? देखिए हमारे 20 सालों से क्यों नहीं आ रहे? हमारे यहाँ इस बार के देखिए चुनाव में थोड़ा रविंद्र तिवारी जी की पत्नी भी लड़ी, वो कांग्रेस के ही थे, और यहाँ से बिट्टू अरोड़ा जी की पत्नी लड़ी। वो डिवीज़न हो गया जी। वो डिवीज़न होने के कारण उसका फ़ायदा जो कांग्रेस के मतदाता थे, वो कांग्रेस के मतदाता 2 जगह बट गए। अगर 2 जगह नहीं बटे होते तो बीजेपी हारती, क्योंकि बीजेपी कुल मेरे ख्याल से 1200-1300 वोट से ही जीती है। सेकंड नंबर पे थे निर्दलीय रविंद्र तिवारी जी की पत्नी। तो वोट तो पब्लिक ने दिए किसके? एंटी बीजेपी। डिवाइड हो गए। डिवाइड होने के कारण उसका बेनिफिट उनको मिला, तो वो 1200-1300 वोट से जीत गई। तो पार्टी के रणनीतिकारों की कमी माना जाए, हो सकता है उसकी कमी हो, और कभी कभी महत्वाकांक्षाओं के कारण भी हो जाता है, भाई नहीं मैं तो लड़ूंगा ही, तो इस कारण से भी हो जाता है। तो उस कारण जनता ने तो बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था। और आप ये देखिए कि जो रिजल्ट आए थे पार्षदों के, उसमें 13 कांग्रेस के जीते थे, 15 ही बीजेपी के जीते थे। शेष जो 11 पार्षद थे वो निर्दलीय थे। बिल्कुल। तो निर्दलीय मतलब जनता ने तो मैंडेट दिया किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। अब उसमें सत्ता सरकार में कोई आ जाए वोट डिवीज़न के कारण तो वो एक अलग मामला, क्योंकि ये तय मान के चलिए जनता कार्यशैली से असंतुष्ट थी, और वर्तमान समय में भी जनता कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। और रहा सवाल धरना प्रदर्शन आंदोलन का, तो आपको भी अभी मालूम होगा, आप लोगों ने भी छापा था कि कोनी में हमारा एक आदिवासी पार्षद है लल्ला कोल, उसके घर वहाँ सड़क नहीं है, नाली नहीं है, पाइपलाइन नहीं है, उसको लेके हम लोगों ने चक्का जाम किया था। और ये उस दिन की बात है जब माननीय कलेक्टर साहब को आए 2 दिन ही हुआ था या 3 दिन। हम लोगों ने आंदोलन, धरना प्रदर्शन कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के सारे लोग मिलके FCI रोड के सामने भी धरना प्रदर्शन किया, सड़क का निर्माण और वृक्षारोपण का काम किया, वहाँ की गड्ढे इतने की पेड़ लगाए। तो कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन शुरू से किया।
हाँ, 15-20 सालों से विपक्ष में रहने के बाद जितनी ताकत बची है उतनी आप लोग। नहीं, ताकत बहुत है। सुनिए, एक बात ये मान के चलिए, ताकत बहुत है। 2-3 बार नगर पालिका को घेरा गया पानी को लेके, 2-3 बार घेरा गया डेवलपमेंट को लेके। इन सारे इश्यूज को लेके नगर पालिका का निरंतर घेरा हुआ। और चूंकि अब आप लोग उसमें आते नहीं तो आप देखिए कि परिषद की बैठक में कितनी लड़ाई होती है। और विवाद हम किसी से व्यक्तिगत नहीं है, इश्यूज को लेके है। बिल्कुल सही बात। आपने बताया 38 साल की उम्र थी आपकी जब आपने 1994 में चुनाव लड़ा था। 24 साल इधर हो गए, 60 पार कर गए आप। आगे और चुनाव लड़ेंगे, किस लिए कुर्सी छोड़ेंगे? देखिए, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जब तक शरीर में एनर्जी है तब तक लड़ता रहूंगा। मतलब 24 और 25 वाले जो लोग हैं उनकी मैं अगर इच्छा पूरी नहीं होगी नहीं उस वार्ड से जीतने की। अगर वो लोग कह देंगे मत लड़ो, मैं नहीं 60 साल में तो सरकार कर्मचारियों को भी रिटायर कर देती है। तो 62 आप भी पहुंच गए हैं। 62 तो आप भी पहुंच गए हैं अब। देखिए, समाज सेवा, राजनीतिक सेवा, इनकी कोई आयु नहीं। मैं पूछता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्र कितनी है? बिल्कुल 72 या 74 है। मैं उनसे पूछूं कि अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ऐसा ये तो जनता की तरफ से सवाल था। लोग चाहते हैं वहाँ पे लड़ना, लेकिन सोचते कुलदीप निगम जी के सामने लड़के क्या मतलब ऐसा समय और पैसा बर्बाद करना। ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मैंने कभी चुनाव में पैसा खर्च किया नहीं, दूसरों को तो करना पड़ता है। आपने बताया शिवराज सिंह चौहान आ गए, राजेंद्र शुक्ला आ गए, रोहानी जी आ गए, तो पैसा तो खर्च हुआ होगा ना, बर्बाद भी हो गया सब। बिल्कुल, एक चीज उनका हुआ, इसीलिए तो कोई पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। पैसा भी बांटा, सब बांटा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है क्या, जिस दिन जनता को मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, मुझको कान पकड़ के बाहर एक समय अभी एक बड़ा दौर चल रहा है, मतलब बीते 4-5 सालों से देखा जा रहा है कि कांग्रेस में लोग रुक ही नहीं रहे हैं। बड़े बड़े नेता थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर अनूपपुर के विधायक थे जो शुरू से कांग्रेस में थे, वो जाके भाजपा में चले गए। जिसको देखो वही कांग्रेस छोड़ के जा रहा है। बस कोई ऑफर मिला और चले गए। कोई केंद्रीय मंत्री बन रहा तो कोई कैबिनेट मंत्री बन रहा। कल को अगर आपको यहाँ पर अध्यक्ष की टिकट दी जाए भाजपा के द्वारा तो आप क्या करेंगे? मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जिस संगठन से जुड़ा हूँ उसमें मैं निरंतर बना रहूँगा। दूसरे क्या कर रहे हैं ये उनका अपना विवेक है, लेकिन मैं जिस संगठन से जुड़ा हूँ उस संगठन को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा एक दृढ़ निश्चय है। अभी के अध्यक्ष के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। शहर की जनता संतुष्ट होगी तो हम संतुष्ट हैं, और मैं नहीं समझता हूँ शहर की जनता संतुष्ट है। उसके लिए क्या है, देखिए, जैसे कुछ इश्यूज होते हैं, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, पानी सड़कें खराब हैं, ठीक है, ऐसी कई समस्याएं हैं जो देखिए हम लोगों ने मिलकर बहुत प्रयास किया। और उर्मिला कटारे जी हमारी माननीय अध्यक्ष है, सम्मान भी करते हैं। लेकिन हम लोग जिन इश्यूज़ को लेके बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, शायद हम ब्रीफ नहीं कर पा रहे हैं या उनकी समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं जानता हूँ। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से लड़ के और डामरीकरण का प्रस्ताव बनवाया। सबसे जो ज़्यादा दिक्कत होती टीएस कराने में, टेक्निकल सेंक्शन, तो वो भी कराया। लेकिन अब उसमें एक MPRDUC का आ गया कि सीवर लाइन का प्रोजेक्ट बनना है, तो उसमें सड़क निर्माण नहीं होगा। इसको लेके भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई हम कोई नई सड़क नहीं बना रहे हैं, हम पुरानी सड़कों के ऊपर डामर की एक परत बिछा के उसका नवीनीकरण कर रहे हैं। तो लगे हुए इस प्रयास में कि सड़कों का जीर्णोद्धार हो जाए। पाइपलाइन के लिए भी इसी तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन अब ज़्यादा हम किसी की बुराई, पानी और मॉडल रोड वगैरह के लिए पिछले परिषद में बड़ा कर्ज भी लिया गया। थोड़ा थोड़ा मेरे को लगता है कि शहर का हर व्यक्ति अनुपात में अगर डिवाइड किया जाए तो कर्जदार होगा शासन का। देखिए, कर्जदार जनता विकास चाहती है, कर्ज भी लिया है, तो कर्ज लेने के लिए नगर पालिका को अपने संसाधन को डेवलप करना चाहिए। और इस मामले में नगर पालिका पूर्णतः असफल है कि अपने संसाधन को डेवलप नहीं कर पाए। और जो संसाधन है भी, उनसे जो हमको आय मिलनी चाहिए हम लेने ही नहीं जा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा किराएदारों का बकाया क्यों नहीं लेने जा रहे हैं? कुलदीप निगम या उर्मिला कटारे तो नहीं जाएंगी, जाएगा कौन? अधिकारी कर्मचारी।
कुर्की वारंट कौन जारी करेगा? उनको भेजा नहीं जा रहा कि जा नहीं रहे, मान नहीं रहे हैं आप लोगों की बात? भाई देखिए, इस बीच में शासन के इतने प्रोग्राम आ रहे हैं कि वो सारे उसमें इन्वॉल्व हो गए। बोले वैक्सीनेशन है, तो 4 सालों से CM रेगुलर प्रोग्राम आ रहे हैं। ये 2 साल से निरंतर चल रहा है वैक्सीनेशन का और CM हेल्पलाइन कटवाने का। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये तो चलते रहेगी प्रक्रिया, भेजना चाहिए कर्मचारियों, उनको उतने कर्मचारियों को फ्री करें। फ्री करके उनसे, जब तक आपके पास रेवेन्यू नहीं आएगी तो आप डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे? लेकिन इस मामले में नगर पालिका संपूर्ण रूप से असफल है और मैं ये मतलब बिल्कुल खुले रूप से दोषारोपण करता हूँ अध्यक्ष पर। मैं, दोनों प्रमुख लोग होते हैं, चाहे CM हो और चाहे अध्यक्ष हो। तो तीसरी कुर्सी पे तो आप भी बैठे हैं। मेरी तो, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो चिल्ला रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि मैं उसको अधिकार पूर्वक बोलूं कि जाओ और जाके काम करके आओ। ये अधिकार मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमारे अधिकार तब आते हैं जब नगर पालिका अध्यक्ष लिखित में दे के जाए कि हम बाहर जा रहे हैं, इतने दिन का अधिकार इनके पास है, तो हमारे पास वो अधिकार नहीं। निगम जी 8 से 10 महीने बचे, मुझे लगता है कि नए उसमें। हाँ बिल्कुल। और मान लीजिए कि कांग्रेस ही आपको प्रोजेक्ट करती है अध्यक्ष के लिए, तो क्या रहेगा आपका विकास का मॉडल? क्या करेंगे आप शहरवासियों के लिए? मैंने 27 साल में इस शहर का चप्पा चप्पा देखा और मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें हैं जो इस संभागीय मुख्यालय को मिलनी चाहिए। मैं पुरजोर कोशिश करूंगा, चाहे कैसे भी पैसा लाना पड़ेगा, जो भी उसकी प्रक्रिया होगी वो पैसा लाके इस शहर को एक इतना शानदार शहर बनाऊंगा। और चाहे वो सबसे पहले तो मूलभूत सुविधा जो है वो है 2 सुविधा, सड़क की और पानी की। आज भी इस शहर का बहुत सा एरिया ऐसा है जो पानी के लाभ से वंचित है और विशेष रूप से वंचित वर्ग जो है वो वंचित वर्ग पानी के लाभ से वंचित है। सबसे पहले तो मैं उसको दुरुस्त करूँगा। उसके बाद शहर के अंदर पार्क का डेवलपमेंट होना चाहिए और पार्क बड़ा शानदार बनना चाहिए। तीसरे नंबर की सबसे बड़ी बात, पूरे मार्केट एरिया में आप नए गांधी चौक से लेके परमट तक चले जाएं, कहीं पर भी सामुदायिक शौचालय नहीं। हमारे ही समाज की शहर एक समाज है कि बहू बहन बेटी जाती हैं और मनुष्य का शरीर है, किसी भी समय कोई आवश्यकता महसूस होती है, वो बेचारी कहाँ जाए? ये इस शहर की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आप इंदिरा चौक, गांधी चौक से इंदिरा चौक के वहाँ तक चले जाइए, आप लल्लू सिंह चौक तक कहीं पे भी व्यवस्था नहीं है, जबकि ये अति आवश्यक चीज़ है, ये होना ही चाहिए। तो इस शहर को इसकी आवश्यकता है, ये इस शहर को ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए और ये लोगों का अधिकार बनता है, हमारा नहीं है। बिल्कुल लोगों का अधिकार है कि हमको वो सुविधा, शहर संभागीय मुख्यालय वो सुविधा हमको। पैसा आप कैसे ला रहे हैं ये आपका सरकार है। आप DMF से पैसा ले रहे हैं कि वो भोपाल से लेके आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से लेके आ रहे हैं या स्थानीय शासन मंत्री से लेके आ रहे हैं, ये आपका विषय है। तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो ये थे कुलदीप निगम जी, 25 सालों से लगातार 5 बार जीतकर परिषद में पहुँचे हैं और हमने इनसे पूछा कि शहर का विकास मॉडल भी इन्होंने बताया है कि संभागीय मुख्यालय को किस तरह भविष्य में ये एक अच्छा रूप देना चाहते हैं, एक अच्छा मॉडल इन्होंने अपने दिमाग में सोच के रखा है। हम आशा करते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और 62 के बाद हम 72 में फिर यहीं बैठेंगे। 5 साल बाद अध्यक्ष बनने, 1 साल बाद अध्यक्ष बनेंगे, तब भी हम यहीं बैठेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले कार्यक्रम में हम फिर नई शख्सियत के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818814739 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। YouTube पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।